गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपने लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस देखे थे और बाकी कई न्यूमेरिकल्स किए थे और साथ में पोटेंशियल का फार्मूला देखे थे कि पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क डन होता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वही होता है आपका पोटेंशियल। चलिए तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे आज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अ प्लेन या अ सरफेस, सरफेस है तो सरफेस लिख लीजिए। अ सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, in the electric field region on which potential are same, potential are same at all the points, at all the points, at all the points। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक ऐसा सरफेस कि उस सरफेस के अगर आप किसी भी पॉइंट पे चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आपने ये जो है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो सेम होगा। चलिए जैसा कि मान लिया जाए, बना लेते हैं कोई भी सरफेस, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, ईपीएस को जल्दी से लिख लीजिए। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको लिख लीजिए, मिटा लेते हैं। चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ईपीएस के, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस, प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस। नंबर 1 लिखेंगे, नो टू ईपीएस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कल अपने लोग ईएफएल में पढ़े थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स था या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन था, तो उसमें अपने लोग पढ़े थे कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ईएफएल जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। उसका रीजन भी देखे थे, हालांकि इसका भी रीजन देखेंगे कि दो ईपीएस जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है। थोड़ा एक दो लाइन और एक दो प्रॉपर्टीज और पढ़ने के बाद पता चलेगा। नंबर 2 लिखेंगे कि वर्क डन to bring a charge, work done to bring a charge, from one point to another, from one point to another on equipotential, on EPS is zero, is जीरो। इस लाइन को समझते हैं। बोला गया कि किसी चार्ज को यदि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और आप यहाँ से एक चार्ज को उठा रहे हैं और यहाँ से इस चार्ज को उठा के यहाँ ला रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू होता है W इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा V। मान लीजिए कि आप Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के ले जा रहे हैं। ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन है, ठीक है, एक सरफेस है,
जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इसमें से आपने क्या किया, क्यू चार्ज को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के पॉइंट ए से क्यू चार्ज को बी पे ले गया, क्यू चार्ज को पॉइंट बी पे ले गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो क्या हो जाएगा कि जितना पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उतना ही पॉइंट बी का होगा। तो कहने का मतलब जो डेल्टा वी होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डेल्टा वी होगा मतलब वी ए माइनस वी बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी ए माइनस वी बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों जगह का बराबर है। देखिए जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वही बी पॉइंट पे, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और नाम से ही पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल इक्वल है हर एक पॉइंट पे। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा वी को जैसे पुट करेंगे जीरो तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब वर्क डन जो है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जीरो होगा। इसको लिख लीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए, चलिए नंबर थर्ड लिखेंगे। नंबर थर्ड लिखेंगे, EPS आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ऑलवेज perpendicular to the electric field, always perpendicular to the electric field lines। जो अपना EPS होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कह सकते हैं EFL, उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो देखिएगा जो EPS हो जाएगा, जितना इस पॉइंट पे पोटेंशियल ठीक इसके सामने उतना ही पोटेंशियल, ठीक उसके नीचे उतना ही पोटेंशियल। तो जो EPS बनेगा, थोड़ा सा 3D में बना लेते हैं, ये बनेगा, ये इसके ये इस तरह से लाइन इस तरह से आ रहा है, लाइन इस तरह से आ रहा है, और EPS इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है दोनों के बीच का एंगल। कहने का मतलब ये देख लीजिए कि ये मान लिया जाए EPS है, ये EPS बना है, इस तरह का सरफेस है, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स आ रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है ये ध्यान से देखिए ना, ये 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा ऑलवेज EPS के जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज जो होगा वो EPS के परपेंडिकुलर होगा। ये EPS है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलिए इसको लिख लीजिए, बना लीजिए जल्दी से। यहाँ पे जो ये सरफेस है और ये लाइन है, इसके बीच का एंगल कितना लिए, 90 लिए। इसके बीच का एंगल कितना लिए, 90 लिए। अपने लोग जानते हैं, कल पढ़े थे कि E cos थीटा इक्वस टू माइनस DV बाई डी आर, माइनस DV बाई डी आर। E cos थीटा इक्वस टू माइनस DV बाई डी आर। और यहाँ पे जो थीटा लिया गया है, यहाँ पे जो थीटा लिया गया है वो लिया गया है 90 डिग्री, थीटा इक्वस टू 90 डिग्री। चलिए तो थीटा अगर 90 है तो आप देखिएगा E cos 90, E cos 90 इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस DV बाई डी आर। E cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो माइनस DV बाई डी आर इक्वस टू जीरो, इसका मतलब DV बाई डी आर इक्वस टू जीरो। और DV बाई डी आर इक्वस टू जीरो कब होगा, देखिएगा ये DV बाई डी आर मतलब V का जो है डिफ्रेंसिएशन, V का डेरिवेटिव जो है वो जीरो के बराबर है। तो V का डेरिवेटिव जीरो के बराबर कब होगा, जब V कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब V इक्वस टू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब V इक्वस टू क्या है, कांस्टेंट है। तो होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम होना चाहिए। इसका मतलब V कांस्टेंट। ये प्रूफ हो गया ना कि 90 क्यों होता है, ये प्रूफ हो गया ना। 90 होने के बाद ही हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, मतलब V जो होगा वो कांस्टेंट होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए शेप ऑफ ईपीएस, कुछ ईपीएस का शेप देख लेते हैं। शेप ऑफ ईपीएस, शेप ऑफ ईपीएस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा अलग अलग चार्ज के लिए या अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है, सबसे पहले देखेंगे 4 पॉइंट चार्ज, नंबर 1 लिखेंगे 4 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, इसका वैल्यू Q है, ये पॉइंट चार्ज है Q, इसका वैल्यू जो है वो Q है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। चलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। नीचे में इस तरह से, इधर इस तरह से। कल बताए थे कि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलता है। समझिएगा, इससे जितना दूर जाएंगे, जिससे जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। मान लीजिए कि यहाँ से 8 डिस्टेंस पे आप यहाँ आ जाते, 8 डिस्टेंस पे यहाँ आ जाते, तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा उतना ही यदि यहाँ से 8 डिस्टेंस पे यहाँ आ जाएंगे तब भी पोटेंशियल होगा, तब भी वही पोटेंशियल। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो देखिएगा, इस पॉइंट से चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, चारों साइड पूरा एकदम, जैसे मान लीजिए है ना, तो इसके चारों साइड इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। जैसे एक मान लीजिए कि जलता हुआ बल्ब होता है ना, तो अपने चारों साइड सर्कुलर, एक मान लीजिए स्फेरिकल बल्ब है जलता हुआ, तो अपने चारों साइड जिस तरह से लाइट इल्यूमिनेट करता है, तो उसी तरह से यहाँ से चार्ज जो है अपने चारों साइड इस तरह से स्फेरिकल शेप में चारों साइड जो है इस तरह से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलता है। तो जितना यहाँ पे, यहाँ से अगर 8 डिस्टेंस पे आ गए आप, तो इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा, अच्छा यहाँ से 8 डिस्टेंस पे आ जाएंगे तब भी उतना ही होगा, यहाँ से 8 डिस्टेंस पे आ जाएगा तब भी उतना ही होगा। तो इन सभी को जब मिलाएंगे ना तो ये एक स्फीयर बनेगा, ये एक, अच्छा कई लोग को लग रहा है ये सर्कल है, सर्कल नहीं, ये 3D में है, तो ये क्या बनेगा, एक स्फीयर। तो ये इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, तो यही हो गया, ये अपना ईपीएस है। ये क्या हो गया इसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसका शेप कैसा है, इसका शेप है स्फेरिकल। कैसा है, स्फेरिकल। तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसा हो जाएगा ईपीएस का शेप, स्फेरिकल, स्फीयर की तरह हो जाएगा। इस स्फीयर पे आप कहीं भी चले जाएंगे तो हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सभी का, इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आर, तो ये भी मान लीजिए आर, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो हर पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से बराबर है, और हर पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से यदि बराबर है तो हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो जिसलिए ये जो है स्फेरिकल शेप बनाएगा। इसको बना लीजिए नंबर 1। बना लिए। नंबर 2, नंबर 2 प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नंबर 2 के लिए मीन्स ये हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक समान, तो ऐसे बनेगा। ये किसी भी सोर्स से आ रहा है, ये प्लेनर सोर्स से आता है जनरली। ये प्लेनर, अगर चार्ज प्लेनर हो, अगर चार्ज प्लेनर हो, अगर प्लेन हो, मतलब एक सीट के रूप में हो, एक सीट के रूप में अगर चार्ज हो, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आता है। खैर और कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपने लोग जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके लिए जो बनेगा शेप वैसा बनेगा। मतलब इस तरह से बनेगा। तो यही हो जाएगा आपका ईपीएस, यही आपका क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये एक प्लेन हुआ, लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए। ये प्लेनर शेप हो गया, ये क्या हो गया, प्लेनर शेप। ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज के द्वारा, तो प्लेनर चार्ज या प्लेन सीट ऑफ चार्ज, जनरली ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज के द्वारा आता है। तो प्लेन सीट ऑफ
चार्ज के द्वारा ये बनता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लेनर, इसका क्या हो जाएगा प्लेनर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इस तरह से आ रहा है तो इसके सामने में इस तरह से एक प्लेन बना दीजिए, इस तरह से एक प्लेन बना दीजिए। चलिए इसको लिखिए। नंबर 3, नंबर 3 फॉर लाइन चार्ज, फॉर लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के लिए कैसे होगा देखिएगा, मान लीजिए कि इस तरह से लाइन चार्ज है, इस तरह से लाइन चार्ज है यहाँ तक। अब इससे 8 डिस्टेंस पे यहाँ आएंगे, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा 8 डिस्टेंस पे यहाँ आएंगे तो उतना ही होगा, 8 डिस्टेंस से यहाँ आएंगे। तो चारों साइड मान लिया जाए ये लाइन है, मान लिया जाए मेरे पास ये, हाँ ये लाइन चार्ज है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से 8 डिस्टेंस पे पोटेंशियल, यहाँ से 8 डिस्टेंस 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 पोटेंशियल। तो इस तरह से अगर इसको मिलाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा, एक सिलेंडर। तो इसका जो शेप हो जाता है वो सिलेंड्रिकल हो जाता है, इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे। ये लाइन चार्ज है और ये ईपीएस है, ये क्या है ईपीएस, ये क्या है ईपीएस। सिलेंड्रिकल शेप में, कैसा है सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल रीजन होता है। इसको ही बना लीजिए। बना लिए, बना लिए। चलिए मिटा देते हैं। चलिए चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इफ v इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस yz then find the electric field at point, क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया हुआ वही ले लेते हैं, एट पॉइंट 1,0,1, एट पॉइंट 1,0,1। ये ऐसा यूनिट में, ये जो वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल है वो ऐसा यूनिट में। चलिए ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। चलिए बना लिए सभी लोग। चलिए जो बना लिए वो आंसर मिलाइएगा। देखिएगा v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। v इक्वल टू अपना फंक्शन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस yz। कल अपने लोग पढ़े थे कि जब आपको पोटेंशियल अगर x y z के रूप में दिया हो, जब पोटेंशियल आपको x y z के रूप में दिया हो तो उस समय क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो Ex इक्वल टू क्या पढ़े थे अपने लोग, Ex इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स, तो माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स, समझिएगा। तो जब डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स करेंगे तो उसमें y और z कांस्टेंट होगा, y और z कांस्टेंट होगा। तो y और z कांस्टेंट होगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो इसका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर का 8x, 4x स्क्वायर का क्या हो गया 8x। चलिए Ey कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा वाई, माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा वाई, तो माइनस, तो जब डेल्टा v बाई डेल्टा वाई हो रहा होगा तो x और z कांस्टेंट होगा, तो ये तो कांस्टेंट, इसका 0 हो गया। और y और z में z कांस्टेंट है तो z बाहर और y का 1, तो z इंटू 1 कितना हो गया 1, z इंटू 1 कितना हो गया 1। फिर से समझिएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा वाई, माइनस की जगह तो माइनस लिख दिए। अब इसमें x और z कांस्टेंट होगा, तो x अगर इसमें कांस्टेंट हो दिया पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो इसका तो 0, और y इंटू जेड में z कांस्टेंट है तो z बाहर हो जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो z इंटू 1 क्या हो गया z। इस तरह E z क्या हो जाएगा,
माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड इक्वल्स टू माइनस, देखिए फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव तो इसका 0, और वाई जेड में वाई कांस्टेंट तो वाई बाहर हो जाएगा और जेड का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई इंटू 1y। चलिए तो यहाँ से e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, ध्यान देखिए e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एट एक्स आई कैप माइनस जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, यही होगा अपना। अब किस पॉइंट पे निकालना है, 1,0,1, तो x के जगह 1 पुट होगा, y के जगह 0 पुट होगा और z के जगह 1 पुट होगा, तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8, यहाँ 1 डालिए तो -8 आई कैप, ये तो 0 हो गया और ये क्या हो गया माइनस के कैप। जब इसका यही हो गया आंसर, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रूट करके निकाल लेंगे, अंडर रूट -8 का स्क्वायर जो है ई करके, यहाँ नहीं दिख रहा है तो ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो मिटा दीजिए, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो इधर कर लीजिए, -8 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 65 यूनिट। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सम EPS आर गिवन इन द फिगर, then find the electric field. Then find the electric field. Some EPS are given in the figure, then find the electric field. देखिएगा फिगर कैसा दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अपना x एक्सिस है और इधर अपना y एक्सिस है। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। यहाँ शुरू करते हैं, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 वोल्ट, 40 वोल्ट पर, मतलब इस पूरे लाइन पे ये 10 सेंटीमीटर में ले लीजिए, 10 ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जब 10 सेंटीमीटर पे थे तो इस पूरे लाइन पे ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, ये एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। तो एक लाइन जो x को 10 पे कट कर रहा है, x को 10 पे कट कर रहा है और एंगल x एक्सिस से 30 बना रहा है, उस पूरे लाइन पे जो पोटेंशियल है वो 30 है, उस पूरे लाइन पे जो पोटेंशियल है वो 30 है, और जो 20 पे उस लाइन पे 40 है, और जो 30 पे है उस लाइन पे पोटेंशियल 50 है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलिए कोशिश करिए एक बार। चलिए ट्राई कर लिए, चलिए बहुत सारे लोगों से बन गया होगा, हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान से देखिए, जब हम इस डायरेक्शन में 10 से 20 तक चलते हैं, 10 से 20 तक चलते हैं, तो अपना पोटेंशियल जो है वो 30 से 40 हो जाता है। तो हम एक बार, अच्छा ये EPS है, ये अपना इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर।
इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर बना लीजिए। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इधर भी, तो नीचे ही ले लीजिए। नीचे की तरफ घट रहा है, पोटेंशियल 30-40 नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इधर जो है पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। चलिए, तो इसको बना लेते हैं, इस ट्रायंगल को बना लीजिए, तो ऐसे बनेगा। ये तो ईपीएस हो गया, ये क्या हो गया, ईपीएस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो गया, और ये कितना हो गया, देखिए ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट पे 30, ये इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो बीच का गैप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना, फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा एक बार, और ये एंगल 30 दिया हुआ है, ये एंगल 30 दिया हुआ है, और ये तो 90 होगा, ये तो 90 होगा, फिर से समझिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह दिया हुआ था, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह दिया हुआ था, ठीक है, तो इतना तो पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, यहाँ से 90 डिग्री बनाता हुआ। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो देखिए ना, जब यहाँ 50 है, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, तो इधर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। चलिए, तो इस ट्रायंगल को जब बनाएंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 10 है और यहाँ का 20 है, तो बीच का गैप कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, ये ईपीएस है और ये 30। चलिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान लीजिए कि ये अगर आर होगा, अपने लोग पढ़े हैं कि जो डेल्टा वी होता है, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 30 है, यहाँ का पोटेंशियल 30 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 30 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल 40 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 40 वोल्ट। तो जो डेल्टा वी होता है, वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर कॉस थीटा, ये होता है ना, देखिए ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर, तो ई इक्वस टू क्या हो जाएगा, ई इक्वस टू क्या हो जाएगा, देखिएगा, माइनस डी वी कितना है, पोटेंशियल चेंज, तो आप यहाँ से कर लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 30 माइनस 40 माइनस 10 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय डी आर कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये 10 है, 10, अच्छा, यहाँ पे ई इंटू कॉस थीटा भी लगा लीजिए, क्योंकि कॉस थीटा आएगा इस बार, ई इंटू कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 10 इंटू सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे, 10 के पावर -2, 10 के पावर -2, और कॉस थीटा देखिएगा, दोनों के बीच का एंगल, दूसरा चौक ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये 30 है, ये 90, तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 60 हो जाएगा, दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई कॉस 60, तो कॉस 60 का मतलब ई इंटू 1/2, ये दिख रहा है ना, ई, चलिए नहीं दिख रहा तो इधर लिख लीजिए, ई कॉस 60 इक्वल टू क्या हो गया, 10 इंटू 10 के पावर -2, चलिए कॉस 60 1/2 जाएगा, उधर बन जाएगा, तो 2 इंटू 10 के पावर 2 वोल्ट पर मीटर, ये हो जाएगा आंसर, 2 इंटू, देखिए यहाँ पे जब थीटा 0 होगा तब तो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा, जब थीटा 0 होगा तब तो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा, लेकिन जब थीटा 0 नहीं होगा तो ई कॉस थीटा, क्योंकि अपने लोग पढ़े हैं कि डी वी बराबर जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर होता है, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना तो कॉस थीटा भी आएगा, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा लिया गया। चलिए, अगर थीटा 0 हो जाए तो ये कॉस थीटा गायब हो जाएगा 1 बन के। चलिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, चलिए लिख लिए, चलिए नेक्स्ट स्टडी डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल
ड्यू टू different type of charge. Due to different type of charge. हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज. ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज. डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया. ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लगा लीजिए. डिफरेंट टाइप का मतलब ये ना समझ लीजिए सर चार्ज कितने टाइप का होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे मान लिया जाए कि लाइन के अलॉन्ग चार्ज हो सकता है, स्फेयर पे चार्ज हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, तो इन रिंग पे चार्ज हो सकता है. तो इन्हीं सब के द्वारा जो है अपने लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जो यहाँ से r डिस्टेंस पे होगा उस पे निकालेंगे. चलिए हेडिंग लिख लिया. चलिए तो हेडिंग मिटा देते हैं और पहला लिखते हैं. आप लोग मत मिटाइएगा. चलिए पहला लिखिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज के द्वारा हमको निकालना. मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है, ये चौक खराब है. मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है Q. यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ से r डिस्टेंस पे हमको ये चार्ज Q है और यहाँ से r डिस्टेंस पे हमको ये पॉइंट P है जहाँ पे हमको पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है. तो चार्ज इज Q. लेट पॉइंट चार्ज इज Q. लेट पॉइंट चार्ज is Q and at a distance of r we have to calculate the electric field and potential. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ये पहला है इसलिए लिख रहे हैं, ये सब आगे से नहीं लिखेंगे. ठीक है, मतलब Q चार्ज है, पॉइंट चार्ज है और वहाँ से r डिस्टेंस पे हमको निकालना है. लिख लीजिए इसको जल्दी से लिख लीजिए. लिख लिए. चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह चाहिए ना, इसको मिटा देते हैं. चलिए देखिएगा ध्यान से. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. यहाँ पे 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, अगर यहाँ पे कोई एक कूलम्ब का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर यहाँ ला के रखेंगे तो उस पर जितना फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा. कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि Q0 एक अपने पास टेस्ट चार्ज है. लेट Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है. Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है. पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए थोड़ा सा. टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि ये चार्ज रियल में है नहीं, हाइपोथेटिकली हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास एक Q0 चार्ज है जिसको हम यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन वो है नहीं. अगर वो होगा ना तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही, साथ में यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे Q0 उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा. लेकिन हमको तो निकालना है सिर्फ इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे मतलब हुआ कि इस चार्ज के द्वारा जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो आसपास और कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं. मतलब हाइपोथेटिकली एक Q0 चार्ज हम यहाँ रख रहे हैं, वो दरअसल में है नहीं.
ठीक है, हाइपोथेटिकली हम जो है एज्यूम कर लिए, ऐसा कल्पना कर लिए, ठीक है, कि यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज रखें। तो जब यहाँ पे एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और अपने लोग जानते हैं कि ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट, ई बराबर हो जाएगा एफ बाई क्यू नॉट। क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है अपना उसको यहाँ पे रखें, तो उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्योंकि पर यूनिट चार्ज होता है। चलिए, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालने की बात करते हैं सिर्फ, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है के Q1 Q2, तो एक Q तो अपना ये Q है, Q, और जो Q2 है वो क्या है, Q नॉट है। यहाँ पे क्या है अपना Q नॉट, तो के Q नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और ये Q नॉट नीचे में पहले से था, तो ये Q नॉट पहले से डाल दीजिए, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, और E इक्वल टू हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, E इक्वल टू हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम, देखिए ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इधर बन रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव रहा तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन की बात करें तो अवे फ्रॉम द, कल भी पढ़े थे ये, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, एंड टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से तो दूर बनाएंगे, दूर जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर आएगा। इसको लिख लीजिए जल्दी से, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। चलिए लिख लिए, चलिए अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, पोटेंशियल निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। चलिए पोटेंशियल का देखते हैं डिफिनीशन, अपने लोगों को पता है, कल पढ़े थे, डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। तो पोटेंशियल किसी पॉइंट आर पे, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर इन्फिनिटी से लेके आर तक। कल पढ़े थे ये कि पोटेंशियल जो होता है किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंसी को, या माइनस वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वही होता है अपना पोटेंशियल। तो कहने का मतलब वी आर इक्वल टू माइनस, ये पढ़े थे, इन्फिनिटी से आर तक ले आए, ई डी आर, एक्चुअल में ई डॉट डी आर होता है, लेकिन यहाँ से मान लिया जाए डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, देखिए आर भी इसी डायरेक्शन में और ई भी इसी डायरेक्शन में, वैसे ई तो हर डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस डायरेक्शन में भी तो होगा, ठीक है। तो ई भी इधर, आर भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो गया, इसलिए ई इंटू डी आर लिख दी, ई इंटू डी आर। चलिए ई का वैल्यू लिख लीजिए, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट आर, ठीक है। तो वी एट आर क्या हो जाएगा, अभी बताइए। अब माइनस ई क्या हो जाएगा, अभी निकालें, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे जो के है ना वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो के है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए, तो माइनस ये कांस्टेंट, के क्यू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 1/r², या यही कर लीजिए, r के पावर -2 डी आर, इन्फिनिटी से लेके आर तक, चलिए तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे तो माइनस के क्यू तो पहले से था ही, ये हो जाएगा -1/r, इन्फिनिटी से लेके आर तक, माइनस को इधर दे दीजिए तो हो जाएगा के क्यू 1/r -1/∞, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए इस माइनस को इसके साथ दे दीजिए, इस माइनस को बाहर कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, के क्यू बचेगा। अब देखिए एक बार अपर लिमिट तो 1/r माइनस लोअर लिमिट, तो आर की जगह इन्फिनिटी आएगा, तो 1/∞, ये क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज से
क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर, इसी को लिख सकते हैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसी को लिख सकते हैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 8 डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकल गया, इसको लिख लीजिए जल्दी से। 8 डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकल गया, इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब देखिए पोटेंशियल जो है, जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी, वो क्या है स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल जो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो है स्केलर क्वांटिटी। तो क्यू जो इसमें रखेंगे, क्यू जो रखेंगे इसमें विद साइन रखेंगे, क्यू जो है वो विद साइन रखेंगे, मतलब इन पोटेंशियल क्यू आर टेकन विद प्रॉपर साइन। इसमें जो चार्ज को रखेंगे ना, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल नेगेटिव, और अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल पॉजिटिव। और ये स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन। तो इन पोटेंशियल चार्ज आर टेकन विद, इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात हो रहा है यहाँ पे, इन पोटेंशियल चार्ज आर टेकन, चार्जेज आर टेकन विद प्रॉपर साइन, आर टेकन विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन, मतलब प्रॉपर साइन के साथ लेना। जो आर लेना है वो किसके साथ लेना है, प्रॉपर साइन के साथ लेना है। चलिए लिख लिए। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक बार वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म, यही पॉइंट चार्ज ही चल रहा है, पॉइंट चार्ज ही चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, पॉइंट चार्ज ही देख रहे हैं, हेडिंग नहीं बदला अभी, पॉइंट चार्ज के लिए ही देख रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए ही देख रहे हैं। ध्यान देखिएगा, अपना ई इक्वल टू क्या था, सिंपली मैग्नीट्यूड के रूप में देखे थे के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अगर वेक्टर लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और जो आर का वेक्टर होगा वही, जो आर का वेक्टर होगा वही। बोलिएगा क्यों, क्योंकि अपने लोग एंगल जीरो माने थे, एंगल क्या माने थे, जीरो माने थे। तो जो आर का वेक्टर होगा वही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। तो जो ई का डायरेक्शन होगा वही किसका होगा, आर का। तो आर कैप जो है ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द आर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द आर। और जब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द आर है तो यही तो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। चलिए आर कैप को क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर का क्यूब। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर के रूप में, इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर का क्यूब इंटू आर, ये हो जाएगा वेक्टर के रूप में। अब इसमें क्यू जो है वो साइन के साथ रखिए, क्यू जो है वो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर के डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, उल्टा डायरेक्शन में। तो अब इसमें क्या करिए, ये माइनस के साथ रखिए, अगर माइनस है तो माइनस के साथ रखिए। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, चलिए अब जरूरी तो नहीं है कि एक जगह पे एक ही पॉइंट चार्ज हो, कई पॉइंट चार्ज भी हो सकते हैं एक साथ। तो फॉर मल्टीपल पॉइंट चार्ज, कई पॉइंट चार्ज भी हो सकते हैं एक साथ। तो फॉर मल्टीपल पॉइंट चार्ज क्या करेंगे वो देखिए, फॉर मल्टीपल पॉइंट चार्ज। अब जरूरी तो नहीं है ना कि एक साथ एक ही चार्ज हो, कई चार्ज भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर मल्टीपल पॉइंट मतलब एक साथ जो है कई पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं और सभी के द्वारा आपको कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर समेशन ऑफ, विल बी वेक्टर सम ऑफ, विल बी वेक्टर सम ऑफ all the
इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर पॉइंट के द्वारा, हर पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, हर पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और उसको जो है वेक्टरली ऐड कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको जो है वेक्टरली ऐड कर लीजिए। उसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिख लिए। चलिए पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे वो देखिए, पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, तो पोटेंशियल जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ all the algebraic sum of all the individual potential, all the individual potential, individual potential, all the individual potential। इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं थोड़ा सा, इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, लिख लिया। चलो देखिए, कहने का मतलब ये था कि मान लिया जाए कि आपके पास कई चार्जेज हैं, मान लीजिए आपके पास कई चार्जेज हैं, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, ये माइनस में है, बोला गया इस पॉइंट पे निकालिए, बोला गया इस पॉइंट पे निकालिए, तो इसके द्वारा हो जाएगा इधर, इसके द्वारा हो जाएगा इधर, इसके द्वारा हो जाएगा इधर, ये E1 मान लीजिए, E2 मान लीजिए, ये E3 मान लीजिए, तो सभी को वेक्टरली ऐड करेंगे। देखिए पॉजिटिव से दूर जाता हुआ, ये पॉजिटिव है तो इससे भी दूर जाता हुआ, ये नेगेटिव है तो इसके तरफ आता हुआ, और सभी को वेक्टरली ऐड कर देंगे। अगर यही पोटेंशियल निकालना होता तो इसके द्वारा पोटेंशियल प्लस इसके द्वारा पोटेंशियल प्लस इसके द्वारा पोटेंशियल, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव आता और इसके द्वारा जो हो वो जो है वो नेगेटिव आता, तो V1 प्लस V2 माइनस V3 हो जाता, क्योंकि V3 में यहाँ पे माइनस आता। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए